हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिखर पॉइंट पर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई में अपना मेहनत पूरी तरह से ईमानदारी से दे रहे होंगे, अपना 100% दे रहे होंगे। तो बच्चों, उसी पढ़ाई को हम और आगे बढ़ाने के लिए एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आए हैं। और ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक है और ये 9th क्लास के बायोलॉजी सेक्शन को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 10th क्लास के एक सेक्शन को देखा, फिजिक्स के लाइट चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट किया। उसको आप लोग में से अगर जो कोई भी 10th क्लास के स्टूडेंट है तो उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में 10th क्लास का प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप लोग अच्छे से टॉपिक को बारीकी से समझ सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का 9th क्लास का बायोलॉजी है। उसमें हम सेल टॉपिक को, पहला जो एक्सरसाइज है सेल एक्सरसाइज को उठाए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये बोर्ड का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल जो सौरभ नोटबुक से है, सौरभ नोटबुक से है, उस पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो भी नोट से संबंधित जो भी आपको अपडेट रहेगा वो इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। और अब जो है वो बोर्ड का भी पीडीएफ आपको वही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये यहाँ जो आपको नोट्स मिलेगा वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसका कोई भी अलग से चार्ज नहीं होगा। जिस तरह से आपको यूट्यूब पर पूरी तरह से वीडियो फ्री आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, उसी तरह से आपको पूरे मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स यहाँ आपको इस चैनल टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसी में बच्चों हम लोग देखते हैं क्या कि हमारा जो सिलेबस है वो पूरी तरह से, जिस तरह से आपको बताया गया था कि इस चैनल पर जीएस शिखर पॉइंट पर आपको पूरा क्लास 6 से क्लास 10 तक का पूरा एनसीईआरटी सिलेबस आपको करवाया जाएगा। उसी को हम लोग और आगे बढ़ाते हुए आज हम 9th क्लास के चैप्टर, ये जो पहला 9th क्लास का मैंने जो पहला वीडियो है, इसके पहले मैंने 10th क्लास का करवा चुका हूँ। तो आज 9th क्लास का पहला वीडियो है और बायोलॉजी को स्टार्ट किया हूँ। चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, बारीकी से एक एक करके हम लोग समझते हैं, अध्ययन करते हैं। और अगर जो किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग बायोलॉजी सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी होता क्या है पहले ये समझिए। तो बहुत देखिए, किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा टफ बनाकर मत पढ़िए। किसी भी टॉपिक को इतना इजी कर दीजिए कि वो आपको बेसिकली तौर पर इजी वे में समझ में आ जाए। तो बस उसी इजी वे में समझने के लिए हम लोग आज क्या किए हैं, इस टॉपिक को अरेंज किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी किसको कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, साइंस का वह ब्रांच जिसके अंदर हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारी कहने का मतलब जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में, सजीव के बारे में हम पढ़ते हैं, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। बस सिंपल से लैंग्वेज में कि जिसके अंदर हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ये जीव विज्ञान के जो फादर माने जाते हैं वो अरस्तु को माने जाते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। इस बायोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, तो एनिमल का करते हैं, प्लांट का करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करते हैं, सूक्ष्म जीव का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करते हैं। इन सभी का अध्ययन हम करते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। बायोलॉजी के फादर जो पिता माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारी कहने का मतलब कि जिसके अंदर हम सजीव जीवों का अध्ययन करते हैं वही हमारा बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान जो है, मतलब बायोलॉजी जो है, यह एक तरह का ग्रीक भाषा है, ग्रीक शब्द से लिया गया, बायो प्लस लॉजी। तो लॉजी आप जहां भी देखिएगा तो लॉजी का मतलब होता है कि अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है, स्टडी। किसी भी चीज का जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लास्ट में हम लॉजी लगा देते हैं। तो बायोलॉजी में अगर जो बायो प्लस लॉजी हम करें तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, और बायो का मतलब होता है सजीव, मतलब लिविंग थिंग्स का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब इसमें हम देखते हैं क्या कि बायोलॉजी शब्द, आखिर ठीक है बायोलॉजी तो एक सब्जेक्ट के रूप में बन गया, लेकिन बायोलॉजी शब्द कौन दिया ये भी तो जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए हम बायोलॉजी का जब शुरुआत किया तो चैप्टर पर तो हम आएंगे, आपका जो पहला चैप्टर है वो सेल है, नो डाउट इसमें। लेकिन सेल पर आने से पहले जो बायोलॉजी का जो बेसिक पॉइंट है, कुछ कुछ जो पॉइंट है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो ये जो बायोलॉजी जो शब्द है, वर्ड जो दिया, वो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम लेमार्क था, दूसरा का नाम
ट्रिवरेनस था। तो लैमार्क और ट्रिवरेनस साहब जो थे वही बायोलॉजी शब्द दिए। पूरे बायोलॉजी को बच्चों हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। आपको जो पूरा बायोलॉजी पढ़ना है वो दो पार्ट में बांट के पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट जो होगा जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसको हम बॉटनी पार्ट कहते हैं। बायोलॉजी का बॉटनी पार्ट कहते हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान का जो अध्ययन करेंगे, वनस्पति विज्ञान का जो अध्ययन करेंगे वो हम करेंगे बॉटनी में। और जो जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान का जो अध्ययन करेंगे हम वो पढ़ेंगे हम जूलॉजी में। तो बॉटनी में हम वनस्पति के बारे में, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और जूलॉजी में हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि फादर ऑफ बायोलॉजी तो कहे जाते हैं अरस्तु साहब को कहते हैं, लेकिन फादर ऑफ बॉटनी जो कहा जाता है थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि जूलॉजी का जो फादर होते हैं ये अरस्तु साहब ही होते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु हैं, लेकिन फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रास्टस हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये सब कुछ बेसिक चीज हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो होता है बायोलॉजी को समझने का एक जो होता है पहला स्टेप जो होता है, वही पहला स्टेप ये सब है कि अगर जो आप लोग बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए हैं तो उसके बारे में पहले जो बेसिक नॉलेज है उसको आप लोग जान लीजिए। यही हुआ। अब सजीव का यहाँ पर कुछ देखिए। अब तो हमें बायोलॉजी में पूरी तरह से हम लिविंग थिंग्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिविंग थिंग्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर लिविंग थिंग्स कहते किसको हैं। अब आप लोग 9th क्लास के बच्चे, तो ऐसा नहीं कि आप लोग को पता नहीं हो कि लिविंग थिंग्स कहते किसको, सजीव जीव किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा टॉपिक का जब शुरुआत है तो उसमें हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सजीव जीव हम उसको कहते हैं जिसमें ग्रोथ होता हो, वृद्धि होता हो। ग्रोथ मतलब वृद्धि होता हो। तो जिस भी जीव में वृद्धि होता है उसे सजीव जीव कहते हैं। जिसमें श्वसन का कार्य होता है, श्वसन कहने का मतलब कि जिसमें सांस लेता है, रिस्पायरेशन होता है, वो सजीव कहलाता है। जिसको न्यूट्रिशंस का जरूरत होता है, पोषण का, ऊर्जा का जरूरत होता है, उसको हम लोग सजीव कहेंगे। जो डाइजेशन कर सके, अब भोजन कुछ ग्रहण किया है, कुछ खाया है, तो उसको पचाने का क्षमता भी तो होना चाहिए। तो जो पाचन कर सके उसे सजीव कहते हैं। जो एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन कर सके, अब भोजन खाया, पचाया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारा का सारा भोजन ही पचा जाएगा। वो भोजन करने के बाद, पचाने के बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको त्याग करते हैं, उसको हम एक्सक्रेशन या उत्सर्जन कहते हैं। तो ये सभी कुछ फीचर, कुछ गुण, कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स, सजीव जीवों का होता है। लेकिन बच्चों इन सब से हटकर एक और लक्षण, एक और कैरेक्टर होता है लिविंग थिंग्स में, और वो होता है मूवमेंट। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब गति। गति भी जो है वो सबसे यूनिक पार्ट, जो यूनिक कैरेक्टर होता है वो लिविंग थिंग्स का होता है। अगर वो लिविंग थिंग्स है तो उसमें मूवमेंट होगा ही होगा। विदाउट मूवमेंट वो लिविंग थिंग्स माना नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक पार्ट होता है किसका? सजीव का होता है। तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि बायोलॉजी जो आपका जो पहला सेक्शन है, जो सेल है, उस सेल को मतलब कोशिका को हम लोग शुरू करते हैं। सेल का हिंदी होता है कोशिका, ये तो आप लोग को पता ही होगा। कोशिका यहाँ देखिए लिखा हुआ है कोशिका, इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, और हमारा जो पहला टॉपिक है बायोलॉजी का वो सेल है। सेल मतलब कोशिका। अब ये कोशिका होता क्या है पहले उसको आप लोग समझिए। तो आप लोग अपने घर को देखिए, घर जो आपका बना हुआ है, मकान जो बनता है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनता है। छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनता है, लेकिन जब ऊपर से प्लास्टर हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि अंदर क्या है। उसी तरह हमारा बॉडी जो है, बॉडी तो हमें दिखता है, लेकिन बॉडी किस चीज से बना हुआ है ये हमें पता नहीं चल पाता है। मतलब कहने का कि बॉडी जो बनने के लिए सबसे छोटा यूनिट पार्ट जो है, सबसे यूनिट पार्ट जो है, यूनिट पार्ट वो हमारा सेल है। यूनिट पार्ट, सबसे छोटी इकाई जो है हमारे बॉडी का वो कोशिका कहलाता है। यही कोशिका, जब बहुत सारे कोशिका मिलते हैं तो ये उत्तक कहलाते हैं, और बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो ये अंग कहलाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलते हैं तो ये अंग तंत्र कहलाते हैं, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो ये शरीर का निर्माण करता है। तो एक शरीर का जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं कोशिका से ही मिलकर बनता है, यानी कोशिका सेल से मिलकर बनता है। इसीलिए सेल को हम लोग यूनिट पार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं, या यूनिट पार्ट ऑफ द लाइफ कहते हैं। अब समझ में आया कि कोशिका कहते किसको है, कि जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है उस निर्माण में सबसे छोटी इकाई जो होता है वो कोशिका होता है। जिस तरह से आप एक बिल्डिंग को देखते हैं और बिल्डिंग के निर्माण में सबसे छोटा इकाई जो होता है एक ईंट होता है, उसी तरह हमारे शरीर के निर्माण में एक सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, सेल होता है। तो इसी सेल के बारे में हम लोग समझेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, और आपको बस विश्वास दिलाना चाहते हूँ
कि ये कोशिका आपको पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक उतना भी हार्ड नहीं है। बशर्ते कि एक सीक्वेंस में आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि किसी भी चीज़ को समझना कितना ईज़ी होता है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं कोशिका को, सेल को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका, कोशिका का जो अध्ययन होता है, अगर जो कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा है बायोलॉजी का कोई डिपार्टमेंट जो सिर्फ सेल के बारे में जानकारी दे रहा है, तो उसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन अभी हम बताए थे कि जिसके लास्ट में भी लॉजी लग जाए, लॉजी लग जाए, उसका मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन। तो ये अध्ययन साइटोलॉजी क्या होता है, कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो होता है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। नहीं समझ में आया आप लोगों को कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? ये बेसिक डिफिनेशन जो है वो सेल का है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कहने का कि कोशिका, हम अभी बताएं कि कोशिका जो होता है हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है। अब उसी पार्ट में होता है क्या है कि ये संरचनात्मक दृष्टि तो हम अभी बताएं कि बनावट की दृष्टि से ये सबसे छोटा पार्ट होता है। हमारे शरीर का निर्माण हुआ, बनावट हुआ, बना, तो उसमें सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो कोशिका होता है। ये तो क्लियर हो गया कि बनावट, संरचनात्मक मतलब बनावट, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल कहते हैं। बनावट की दृष्टि से तो सबसे छोटा पार्ट हो गया, लेकिन क्रियात्मक दृष्टि से क्या होता है, मतलब इसका कहने का, तो देखिए हम कोई भी काम करते हैं, सपोज दैट हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो है वो कोशिका है और वही वो काम करने में मदद कर रहा है। अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा पता है, हमको पता है कि पूरा बॉडी हमारा ये जो सेल से बना हुआ है और यही सेल हर बॉडी के हर एक अंग में, हर एक छोटे पार्ट में है और यही पार्ट क्या करता है, काम करता है कुछ भी कार्य करने के लिए। मतलब समझ में आया कि बनावट की दृष्टि से भी सबसे छोटा पार्ट, और अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी सबसे छोटा पार्ट यही है जो हमको योगदान दे रहा है वो काम करने में। तो अब समझ में आया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट मतलब होता है इकाई, बायोलॉजी के सेंस में इकाई का मतलब एक नहीं, इकाई का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। बायोलॉजी के सेंस में इकाई का मतलब होता है सबसे छोटा। तो यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है, सेल को कहा जाता है। क्लियर है? अब हम यहां देखते हैं कि कोशिका का सबसे पहली बार जो खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक साहब किए थे। एक रॉबर्ट हुक नाम का अंग्रेज के एक वैज्ञानिक थे, वही रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका, डेड सेल का खोज किया था। अब यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि ये जो डेड सेल का जो खोज किए थे वो कार्क में किए थे। कार्क होता क्या है, तो पेड़ का जो शाखा होता है, तो शाखा में जो पेड़ का छाल होता है उसी को हम लोग कार्क कहते हैं। तो हमको पता है कि ये जो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किए थे, कोशिका को खोज किए थे, वो एक मृत कोशिका था। और वो खोज कहाँ किए थे, तो ये जो पेड़ का जो कार्क होता है, छाल जो होता है, उसमें किए थे। लेकिन उसके बाद लगभग 9 साल के बाद 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक साहब थे, ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। कौन सी कोशिका का, जीवित। मृत कोशिका का सबसे पहली बार खोज रॉबर्ट हुक किए थे और 9 साल के बाद ल्यूवेनहॉक साहब ने क्या किया कि जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में कर दिया। लेकिन ये जीवित कोशिका का खोज सिर्फ और सिर्फ प्लांट में या एनिमल में नहीं बल्कि दोनों में किए थे। सबसे पहली बार ये प्लांट में किए, जो कि कौन था, ओनियन, प्याज में किए थे। और दूसरा, अगर जो जंतु का बात करें, एनिमल का बात करें, तो एनिमल में दांत में सबसे पहली बार कोशिका का खोज किए थे। तो मृत सबसे पहले कोशिका का खोज कौन किया, तो रॉबर्ट हुक किया। उसके बाद लेकिन रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का किया, लेकिन जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक साहब किए थे। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, जब कोशिका का खोज हो गया तब कोशिका का सिद्धांत आएगा। सिद्धांत बोले तो थ्योरी आएगा, क्या कि कोशिका का काम क्या होता है, उसका भी तो कोई बताने वाला, इंपॉर्टेंस बताने वाले आने चाहिए ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताने वाले, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का इंपॉर्टेंस बताने वाले दो वैज्ञानिक हैं। एक वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था श्वान। सॉरी बच्चों, तो एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम था श्वान। स्लाइडेन जो थे वो वनस्पति कोशिका का थ्योरी दिए थे और स्वान साहब जो थे वो जंतु कोशिका का थ्योरी दिए थे। मतलब कहने का ये थ्योरी में आखिर वो बोले क्या थे, तो थ्योरी में यही बात बोले थे कि कोशिका सिद्धांत के बारे में जब ये बताएं, कौन, स्लाइडेन बताएं, तो यही बोले क्या कि सेल जो होता है वो किसी भी प्लांट का यूनिट पार्ट होता है। यूनिट पार्ट कहने का मतलब इकाई होता है। कौन, स्लाइडेन बोले। अब इसमें देखिए कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा होगा कि स्लाइडेन
वनस्पति का थ्योरी दिए थे या फिर जंतु का दिए थे। तो देखिए यहाँ पर स्लाइडेन लिखने में बड़ा वर्ड है तो बड़ा को बड़ा के साथ मैच कर दीजिए, और स्वान लिखने में छोटा है तो छोटा को छोटा के साथ। मतलब स्लाइडेन जो थी वो वनस्पति कोशिका का सिद्धांत दिए थे और स्वान जो थे वो जंतु कोशिका का सिद्धांत दिए थे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सिद्धांत आखिर था क्या? तो सिद्धांत यही था कि किसी भी जानवर का जो जानवर अगर जो होता है, कोई भी अगर जो एनिमल्स हैं, उसका छोटा पार्ट जो है मतलब क्रियात्मक या फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट वो कौन होता है? सेल होता है। या फिर कोई वनस्पति भी है, कोई प्लांट भी है, उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है क्रियात्मक दृष्टि से या फिर रचनात्मक दृष्टि से वो सेल ही होता है। यही इसका था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का जो सिद्धांत दिए थे वो वनस्पति में स्लाइडेन दिए थे और जंतु में श्वान दिए थे। स्लाइडेन एवं श्वान। स्लाइडेन जो दिए थे वो 1838 में दिए थे और श्वान जो दिए थे वो 1839 में दिए थे। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक नए वैज्ञानिक थे, एक दूसरे वैज्ञानिक आर विर्चो साहब थे। आर विर्चो ने कहा क्या कि देखो भाई, यहाँ जो नए कोशिका का जो निर्माण होता है वो पुराने कोशिका के स्थान पर ही होता है। मतलब कहने का कि अगर जो पुराना कोशिका नष्ट होता है तो उसी के स्थान पर नए कोशिका का जन्म होता है, या फिर अगर जो कोशिका का विभाजन होता है तो उसी कोशिका के स्थान पर होता है। यहाँ कहने का कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के स्थान पर ही होता है। और आप लोग देख सकते हैं कि कोशिका यहाँ आपको एनिमल सेल है और यहाँ आपको प्लांट सेल है। इस सेल को आप लोग समझिए, बाकी हम फिगर में एक एक करके अच्छे से आपको बारीकी से समझाएंगे। पहले ये जो बेसिक क्लास था इसको पहले हम लोग क्या किया समझे। इसके बाद एक स्लाइड और आप लोग का चलेगा और इसका जो पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग का ये तो बोर्ड अब गंदा हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल फिर से आप लोग को बता देते हैं, सौरभ नोटबुक के नाम से है, इसको ज्वाइन जरूर आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर तरह का पीडीएफ, हैंड रिटेन पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हैंड रिटेन जो कि मेरे द्वारा लिखा जाएगा, हैंड रिटेन पीडीएफ। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो बच्चों अब हम इसी टॉपिक में सेल के टॉपिक के कुछ आगे का पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ये पॉइंट हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर जो सेल पढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट को याद करना, इस पॉइंट को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग ही दिए हैं, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेल्स। सेल्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसको आप लोग एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन होगा तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में इन सभी टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन को पूछता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका का साइज के बारे में हम जानते हैं। कोशिका का साइज सबसे छोटा अगर जो बोले तो 0.1 माइक्रोमीटर हो सकता है, इससे छोटा नहीं। ये सबसे छोटा पार्ट हो, मतलब सबसे छोटा साइज होता है वो कोशिका का होता है, सेल्स का होता है 0.1 माइक्रोमीटर। इसको म्यू एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर सबसे बड़ा पार्ट बोले तो 170 गुना 135 मिलीमीटर mm, 170 गुना 135 मिलीमीटर, ये इसका सबसे बड़ा साइज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे छोटा कोशिका आखिर जो है, ये दुनिया में सबसे छोटा कोशिका कौन है। तो बेसिकली आपके बुक के अकॉर्डिंग तो प्लूरोन्यूमोनिया है, लेकिन ऐसे अगर जो बेसिक जानकारी के लिए आप लोग जानना चाहते हैं कि सबसे छोटा कोशिका कौन है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये जो है हमारा, ये दोनों एक ही बैक्टीरिया का नाम है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया में सबसे छोटा कोशिका पाया जाता है और इसको हम लोग क्या कहेंगे कि दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या प्लूरोन्यूमोनिया भी आप लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी कोशिका का बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका होता है उसका। ठीक है, अब हम अपने शरीर का बात करें, हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है तो ये शुतुरमुर्ग की, सॉरी ये शुक्राणु होता है, जो स्पर्म जो होता है, स्पर्म की कोशिका जो होता है हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होता है। ठीक है, अब अगर जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका बात करें तो ये ओवा होता है, ओवा, जिसको हम एग भी बोलते हैं, एग, अंडाणु। अंडाणु जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर सबसे छोटी कोशिका का बात करें तो शुक्राणु, ये भी हमारा एक क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्शन सिस्टम में ये हमारा क्या होता है, स्पर्म सहयोग देता है। और हमारा कौन है, बड़ी कोशिका का बात करें तो अंडाणु।
अब हम सबसे लंबी कोशिका का बात करें तो हमारा जो स्पाइनल कोड होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, उस कोड में एक तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र जिस कोशिका से बना होता है उसको हम लोग न्यूरॉन कोशिका कहते हैं, न्यूरॉन कोशिका। और ये न्यूरॉन कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो ये तीनों आप लोग याद कर लें। सबसे छोटी कोशिका बोले तो स्पर्म, सबसे बड़ी कोशिका बोले तो एग जिसको अंडाणु कहते हैं, और सबसे लंबी कोशिका बोले तो न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अब दुनिया में बात करें जीव, ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? तो ऑर्गेनिज्म में बच्चों दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, और दूसरे जो होते हैं बहुकोशिकीय। वैसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर एक कोशिका से बना है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नीचे हो सकता है आपको लोग नहीं दिख रहा हो, लेकिन समझिए कि एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर होता है और बहुकोशिकीय जीव जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। एक कोशिकीय जीव में पैरामीशियम, अमीबा ये सभी आते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। और बहुकोशिकीय जीव तो बहुत है दुनिया में। जो आपको नजर से आ रहा है, जो आपको आंखों से दिख रहा है, जो भी जीव, जो भी सजीव, वो बहुकोशिकीय होंगे। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कुछ भी वैसे चीज, कीड़े मकोड़े हों, ये सब बहुकोशिकीय जीव आते हैं जिसमें एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। अब हम बात करें कि अच्छा ठीक है, कोई जीव तो है, उसमें कोशिका कितना हो सकता है? सबसे बेसिक अगर जो क्वेश्चन किया जाए तो देखिए, कोशिका जो डिपेंड करता है वो किसी जीव के आकार पर, साइज पर डिपेंड करता है, या फिर उसके भार पर डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ सेल पूछा जाए, किसी जीव में नंबर ऑफ सेल कितना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका भार कितना है, वेट कितना है। वेट कितना है? वेट जितना होगा उसमें 10 के पावर 15 से गुना कर देंगे, और जितना आएगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा, सेल होगा। जैसे हम मान लिया जाए कि कोई एक बच्चा है जिसका वजन 10 केजी है, तो इस बच्चे में कोशिका कितना होगा? तो 10 केजी उसका वजन, उसमें 10 के पावर 15 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना उसके अंदर कोशिका होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक हैं जो कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दिए हैं। उन वैज्ञानिक के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला वैज्ञानिक मैक्स सुल्ज ने 1861 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था, एक चीज हमको बताया था। वो चीज क्या है? ये बोले थे कि मैक्स सुल्ज का कहना था कि जो कोशिका होता है वो प्रोटोप्लाज्म का पिंड होता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है तो उसको हम लोग समझते हैं। पहले देखिए, ये कोशिका है और कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। तो ये कोशिका और केंद्रक के बीच में भरा होता है जीव द्रव्य, या कोशिका द्रव्य इसको कहते हैं। यहां भरा होता है कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब ये कोशिका जो है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है और इसमें भरा होता है केंद्रक द्रव्य। ये क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। यहां पर होगा कोशिका द्रव्य, ये भी कोशिका मतलब केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो है वो कोशिका द्रव्य कहलाया, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इन्हीं दोनों के मिले पार्ट को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य सभी को अगर जो एक साथ मिला दें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अगर जो हम मिला दे तो वो प्रोटोप्लाज्म होता है। तो यही बोले थे मैक्स सुल्ज साहब, बोले थे क्या कि ये जो कोशिका होता है वो प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है। पिंड मतलब एक कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको पिंड हम बोल सकते हैं। तो उसी तरह सेल को भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में माने और बोले क्या कि वो प्रोटोप्लाज्म का पिंड होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है तो आप लोग समझ गए अच्छे से। अब देखिए, यहाँ देखिए हम लिखे भी है कि कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य बराबर प्रोटोप्लाज्म। अब एक स्ट्रॉसबर्गर साहब थे। स्ट्रॉसबर्गर साहब 1884 में बोले क्या कि इसमें जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक न्यूक्लियस जो है, वही अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। कि अनुवांशिक जो माता पिता से जो गुण बच्चों में आ रहा है उसका वाहक, उसको आदान प्रदान करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है कौन होता है कोशिका का? तो वो होता है केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियस ही होता है, केंद्रक ही होता है जो पैतृक लक्षणों को क्या करता है? आदान प्रदान करता है, माता पिता से बच्चों में लाता है। अब आगे हम देखते हैं कि अब कोशिका जब हो गया, कोशिका का खोज हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब उस पर रिसर्च करना है तो उसके लिए एडवांस
सूक्ष्मदर्शी का जरूरत होता है, माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप किसी भी चीज को लगभग 400 गुना तक क्या करता है, बड़ा कर देता है। कम से कम 100 गुना जूम करता है और ज्यादा से ज्यादा 400 गुना जूम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का जो खोज हुआ था 1931 ईस्वी में, दो वैज्ञानिक मिलकर किए थे। एक का नाम था एमनॉल और दूसरा का नाम था इरस्का। ये एमनॉल और इरस्का मिलकर 1931 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किए और इसके बाद कोशिका पर विभिन्न तरह से काफी डीपली रिसर्च होने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो था कोशिका को लगभग ज्यादा से ज्यादा तक 400 गुना तक जूम कर देता था। अब देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक जो थे वो 1831 ईस्वी में केंद्रक के बारे में बताए थे। ये बताए थे कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक भी होता है। ये कौन बताए थे? रॉबर्ट ब्राउन बताए थे। इसके बाद पुरकिंजे साहब थे। पुरकिंजे साहब बोले क्या कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है। कोशिका और केंद्रक के बीच में क्या भरा होता है? जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, जिसको हम केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये बताए थे कौन? ये बताए थे रॉबर्ट ब्राउन, सॉरी पुरकिंजे साहब बताए थे 1839 ईस्वी में कि क्या होता है कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और आप लोग को फिर से एक बार बता देते हैं कि ये बोर्ड का जो पीडीएफ है या फिर इस टॉपिक का पीडीएफ या जो भी हम पढ़ाते हैं चैनल पर, उसका सारा पीडीएफ जो सौरभ नोटबुक जो है, सौरभ नोटबुक, ये टेलीग्राम चैनल है। आप लोग टेलीग्राम को इंस्टॉल करके ये आप लोग अपना चैनल मतलब अपना आईडी लॉगिन करके इस चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पर आपको सभी तरह का नोट्स फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड होगा। तो आप लोग एक बेहतर समझ और बेहतर पढ़ाई के लिए क्या कीजिए, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। यहाँ आपको हर तरह का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों आज का टॉपिक यहाँ तक ही रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग में से कोई भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। थैंक यू।